हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी तैयारी में यानी कि प्रिपरेशन में लगे होंगे। फिलहाल जो हमारा सेशन चल रहा था एग्रीकल्चर का, उसमें भी एग्रीकल्चर में कौन सा सब्जेक्ट, तो सॉइल साइंस, जिसे बच्चे ऐसे समझते हैं कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है नहीं। आप पिछले 3-4 वीडियो में देख ही रहे होंगे कि समझाने का जो तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे होंगे कि सॉइल साइंस में आपको लग रहा होगा कि इजी है, समझ जाओगे। ऐसे ही 10 से 12 क्लास अगर हो जाएगी उस समय उतना पे जब 12वीं क्लास में पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि सॉइल साइंस तो कुछ नहीं है, मैं खुद ही पढ़ा दूंगा। बट हम बात करते हैं कि जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक क्या था, उस पर हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे यानी कि रिवाइज कर लेंगे कि जो भी हमने क्लासेस मतलब की है कंटिन्यू, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी है। देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने बेसिक समाप्त की, बेसिक सॉइल साइंस के बारे में थोड़ा सा ट्रैक पे आया था, याद करो लैंग्वेज वाली बातें। फिर हमने बात की किसके बारे में कि एक्चुअल में सॉइल कैसे होता है, कैसे उसका अप्रोचेस होता है। तो 2 अप्रोचेस जिक्र किया था, ईडियाफोलॉजी, पैडोलॉजी। ईडियाफोलॉजी क्या होता है आप कमेंट में बताओगे। फिर हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में कि रॉक साइकिल कैसे तैयार होता है। अच्छा, उससे पहले भी थोड़ी बेसिक हमने समझ लिया था, जैसे कि 3 टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेट्रोग्राफी, पेट्रोजेनेसिस और पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, पेट्रो प्लस लॉजी, पेट्रो मतलब सॉइल, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ रॉक्स पेट्रोलॉजी कहलाता है। पेट्रोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्मेशन या टू ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो स्टडी ऑफ रॉक्स ओरिजिन, पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोग्राफी हमने पढ़ा था, ग्राफी का मतलब होता है कि डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में हमें पता होती है कि कहाँ से बना है, कैसे है, वगैरह वगैरह। फिर हमने रॉक साइकिल बात की कि रॉक साइकिल कैसे बनता है, तो हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि रिवाइज कर ही लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, टॉपिक तो नहीं, ये सॉइल साइंस हमारा चल रहा है, पार्ट 6 है और किसके द्वारा कराया जाता है ये आप सबको पता है, तो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, सॉइल साइंस का चैप्टर है तो हम इसमें थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात किया था कि ये हमारा क्या है, मान लो कि लावा है। क्या है, लावा है। ये मोल्टेन मैग्मा पिघला, मोल्टेन मैग्मा जैसे ही पिघलता है। अच्छा, यहाँ टेम्परेचर भी हमने आपसे बताया था, 800 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होता है। बताओ कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो फिर ये क्या होता है, कूलिंग होता है। क्या होता है, कूलिंग होता है। फिर हमने बात की थी कि क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म मतलब होता है ना कि कोई भी रॉक्स बनता है ना उसके अंदर कोई ना कोई संरचना होगा, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो, कोई ना कोई संरचना होगा ही होगा। उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एक होता है एमॉर्फस, एमॉर्फस का मतलब होता है कि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है उसका, जैसे हम पढ़ते हैं ना अमीबा, जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं उस तरह से इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो क्रिस्टलाइजेशन होता है। और सबसे अच्छी बात कि सोलिडिफिकेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ठंडा होगा ही। सोलिडिफिकेशन का मतलब होगा कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। तो उससे बनेगा क्या, इग्नियस रॉक्स। फिर इग्नियस रॉक्स में वेदरिंग होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स दोनों में अल्टरिंग होता है, अल्टरिंग इन द सेंस कि अल्टरिंग दैट मीन्स बदलाव, बदलाव। बदलाव किन की वजह से होगा, तो बदलाव हीट की वजह से, बदलाव प्रेशर की वजह से, बदलाव उसके बाद हम बात करें तो प्रेशर हो गया, हीट हो गया, लिक्विड यानी कि वाटर की वजह से। इन सारी चीज़ों की वजह से बदलाव होगा और वो मिट्टी कैसा बनेगा, तो मेटामॉर्फिक मिट्टी बनेगा, मेटामॉर्फिक मिट्टी बनेगा। ठीक है। इग्नियस रॉक्स के बारे में डिटेल से हमने बात की। इग्नियस रॉक्स जो रस्ट होता है उससे 45% होता है। इसके बारे में हमने बात भी की थी कि ये प्राइमरी रॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमने ये भी बात की कि ये मैसिव रॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमने बात की कि ये बिग मासेस होता है। इसके बारे में हमने बात की कि इसे हम ओल्डेस्ट रॉक कह देते हैं। ओल्डेस्ट मतलब पुराना, पुराना से मतलब नहीं है, प्राइमरी रॉक्स है। इसको हम पैरेंटल रॉक्स भी कह देते हैं, क्योंकि पैरेंटल मतलब जिससे दूसरा सॉइल बनता है, रॉक्स बनता है। तो इस तरह से हमने जिक्र कर लिया था। इसके बेसिस पे 2 प्रकार का होता है इग्नियस रॉक्स, एक तो ऑन दी फॉर्मेशन और एक ऑन दी सिलिका। सिलिका के बेसिस पे भी, उसमें भी थोड़ा सा रिवाइज कर ही लेते हैं। जब रिवाइज कर ही रहे हैं तो क्योंकि आज थोड़ा हमें ट्रैक में पता चल जाएगा कि फिर से जैसे 2 क्लासेस अपनी नहीं हुई है ना, तो वो 2 क्लासेस में कहीं आप भूल ना जाओ। पता नहीं आप नोट कर रहे हो सिर्फ या रिवाइज भी कर रहे हो। अब देखो, हमने बात की थी क्या कि इग्नियस रॉक्स एक तो सिलिका के बेसिस पे होता है,
तो सिलिका के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक एसिड जो होता है उसमें क्या होता है? एसिड इग्नियस रॉक्स, ऐसा समझेंगे। तो एसिड इग्नियस रॉक्स में सिलिका ज़्यादा होता है, तो ये बताया जाता है 65%। कितना परसेंट? अच्छा, इसमें कम होता है। इसमें क्या होता है? सिलिका हमारे पास एसिड में, एसिड नहीं बेस में कम होता है, एसिड में तो ज़्यादा होगा बेस। उसके बाद हमने बात की कि इंटरमीडिएट, फिर हमने बात की एसिड। क्या होगा? एसिड। इस तरह से हम सीक्वेंस देखते आए हैं और सारी चीज़ें करते समझ गए, मतलब याद करते चल गए। इसमें भी आपने देखा होगा कि अलग एग्जाम्पल था, इसमें अलग एग्जाम्पल था, इसमें अलग एग्जाम्पल था, जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। एसिड में भी हमने एग्जाम्पल याद रखा था। क्या एग्जाम्पल याद रखा था? तो उसमें ग्रेनाइट याद रखा था, उसमें हमारे पास जो है गैब्रो याद रखा था। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ऑन द फॉर्मेशन ऑफ बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ के बारे में हमने दो टाइप से देखा था। एक तो इंट्रूसिव, याद करो। इंट्रूसिव मतलब पॉकेट, तो पॉकेट मतलब पी से प्लूटोनिक रॉक्स। दूसरा हमने बात किया एक्सट्रूसिव। अब एक्सट्रूसिव यानी कि एक्स मतलब बाहर, तो इससे क्या याद रखना है? बैल्कोनिक रॉक्स, ठीक है। इस तरह से हमने बात कर ली थी, इसका एग्जाम्पल देख लिया था, इसका एग्जाम्पल देख लिया था। अब हम सेडिमेंट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारा वीडियो यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करेंगे, मेटामॉर्फिक्स। फिर उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट देखेंगे। फिर उसके बाद उसमें कंपोजिशन को एक एक करके डील करेंगे, और आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। आई होप कि आप सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं और सारी चीज़ें कंटिन्यूसली पढ़ भी रहे हैं और चीज़ें नोट डाउन भी कर रहे हैं, क्योंकि आज याद हो जाएगा, कल भूल आ जाएंगे। मतलब भूल इन द सेंस कि आप भूल जाओगे, तो उसे बार बार रिवाइज करोगे, एंड ऑफ द डे आपको याद हो ही जाएगा। तो हेडिंग क्या डालनी है? सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले हमें लिखना है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में सबसे पहला फॉर्म देखो, ये हमारा मोल्टेन मैग्मा है, एमएम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? इग्नियस रॉक्स है, और इसी रॉक से बनता है क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, और इस दोनों से बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यही हमारा सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेडिमेंट्री। तो मार्कर चेंज कर देता हूँ, मार्कर कहाँ गया? चलिए मार्कर चेंज कर देता हूँ। अब सेडिमेंट्री सबसे पहले लिखेंगे कि डेवलप फ्रॉम इग्नियस रॉक्स से मिलकर बना हुआ है आफ्टर दी वेदरिंग के बाद, यानी कि अगानी चट्टान के टूटने के बाद जो मिट्टी बनता है उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। दूसरी, इसमें डिपोजिशन होता है, क्योंकि वेदरिंग होगा तो कहीं ना कहीं जाके जमा ही होगा। मान लो कि ये इग्नियस रॉक्स है, अगर ये धीरे धीरे टूट रहा है, टूट कर कहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जमा होगा। और जमा जैसे हमें अकाउंट, जैसे कि हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो उसे डिपॉजिट कहते हैं, तो डिपोजिशन हो जाएगा। जमा करने का प्रक्रिया को डिपोजिशन कह देंगे। तीसरा इसमें काम करता है सीमेंटिंग एजेंट। सीमेंटिंग एजेंट क्या सीन है बताते हैं। सीमेंटिंग एजेंट का मतलब होता है कि एक लेयर बनाती है। जैसे पहले हमारा इग्नियस रॉक इस तरह से था, अब ये धीरे धीरे टूटी, मान लो कि ये वेदरिंग हुआ। बात करेंगे इसके बारे में, जो फॉर्मेशन कि पहले डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन फिलहाल हम समझे तो हम समझ सकते हैं कि कोई रॉक्स यानी कि इग्नियस रॉक्स है, वो धीरे धीरे टूट रहा है, तो ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है। इसको हम कह दिए क्या? डिपोजिशन, पहला फॉर्म। कहीं ना कहीं टूटेगा ना, तो ये गोलाकार में तो होगा नहीं, क्योंकि वो अपना फॉर्म बदल रहा है। तो ये इस तरह से लेयर्स बनाकर जमा हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? इस तरह से लेयर्स बन के जमा हो जाएगा। और ये जो होगा, ये तो लेयर जो होगा ये लेस होगा, यानी कि लेयर इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये अलग ही शेप का है, लेकिन यहाँ पे लेयर अवेलेबल होगा। अब जब मिट्टी का एक लेयर यहाँ आया, दूसरा जमा हो गया, तीसरा जमा हो गया, चौथा जमा हो गया, तो इसके बीच में सीमेंटिंग एजेंट काम करते हैं। क्या काम करता है? सीमेंटिंग एजेंट काम करते हैं। जैसे अपन घर बनाते हैं तो एक ईंट ऊपर रखते हैं, बीच में सीमेंट रखते हैं, फिर एक ईंट रख रहे हैं,
तो सीमेंट जो बीच में हमने रखा वो क्या है, सीमेंटिंग एजेंट है, जो दो पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखा है। क्या करके रखा है, दो पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखा है, तो ये प्रोसेस होता है सीमेंटिंग। तो सीमेंटिंग एजेंट अब कौन जोड़ के रखेगा, इसके लिए भी तो कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए एलिमेंट होता है जैसे कि सिलिका, जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे कि आयरन। ये हम बात करेंगे जब हम अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे एलिमेंट में, तो उसमें ये सारी चीजें जिक्र होगा, सारी चीजें जिक्र होगा कि कौन सा मेटल, कौन सा नॉन मेटल, कौन सा सिमेट्रिक एलिमेंट है, सारे आपको पता चल जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा एक बात याद रखेंगे कि सिलिका जो होता है ना, वो मिट्टी में हमेशा अवेलेबल होता है और मिट्टी के स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने का काम करता है सिलिका। बाकी सिलिका के बारे में विशेष से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला फॉर्म देखा कि ये किससे डेवलप हुआ, ये इग्नियस रॉक से डेवलपमेंट हुआ है आफ्टर वेदरिंग। वेदरिंग के बाद किसका वेदरिंग, इग्नियस रॉक्स के, क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, इसका अनदर नेम क्या है सर, ये भी बता दीजिए। तो अनदर नेम बहुत जरूरी है, कभी कभी अनदर नेम ही पूछ लेता है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी, सॉरी प्राइमरी तो नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी रॉक्स। क्या कहेंगे, सेकेंडरी रॉक्स। अच्छा, सेकेंडरी मिनरल्स भी कभी कभी कह देते हैं, हालांकि नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कह सकते हैं, इसको सेकेंडरी मिनरल्स भी कह देंगे। ठीक है, सेकेंडरी रॉक्स भी हो गया। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंडरी लेयर। अब आपसे पूछेगा कि इसमें लेयर्स होते हैं या नहीं होते हैं, तो होते हैं, क्योंकि ये लेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। सिर्फ सेडिमेंट्री ही ऐसा होगा जो लेयर्स लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बना होगा। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, शायद मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पे, आप सेडिमेंट्री का फोटो देख लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ इमेज में आ जाएगा आपके पास। चलिए, अब दूसरा चीज कि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। दूसरा सैंडस्टोन, सैंडस्टोन। तीसरा हमारे पास होता है क्या, सेल जिसे कहते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है क्या, सेडिमेंट्री का। और सारा एग्जाम्पल होता है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कॉन्ग्लूमोनाइट है, तो उसको हम बाद में, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो एग्जाम्पल आपको याद रखना, 2 से 3 सेडिमेंट्री रॉक्स के। चाहेंगे तो एग्जाम्पल का भी लिस्ट लगा देंगे, परेशान नहीं होगा। ठीक है, अब देखना मेटामॉर्फिक जो रॉक होगा ना, यही जो हमारे पास क्या बोलते हैं लाइमस्टोन है, इसमें हीट आता है तो ये बना देता है क्या, मार्बल बना देता है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाता है। तो हमने बोला ना कि जो इग्नियस रॉक होगा या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स होगा, उसी से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। तो आई थिंक कि सेडिमेंट्री रॉक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, तो जो डेवलप होता है वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स, उसी से बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ये डिपोजिशन होता है, सीमेंटेशन यहाँ पे एजेंटिंग काम करता है। इसका अनदर नेम क्या है, तो सेकेंडरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लेयर्स भी कहते हैं, यानी कि लेयर से अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और सेल ग्राउंड, ये एग्जाम्पल याद रखना। तो ये हमारा क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। चले आगे, आइए अब हम समझते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। दूसरा क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी। हमें पता भी तो होनी चाहिए जिस मिट्टी पे जन्म लिया उसके बारे में कि आखिर बना कैसे, हुआ कैसे। चलिए, अब हेडिंग डालिए तीसरा, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। रूपांतरित चट्टान शायद कहते हैं, देख लीजिएगा हिंदी, इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, शायद रूपांतरित ही कहते होंगे, कोई नहीं, हिंदी थोड़ा देख लेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स को क्या कहते हैं देख लेंगे। सबसे पहला चीज कि मेटामॉर्फिक रॉक्स एक ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है। ओल्ड इंग्लिश याद करो, क्या लैंग्वेज, लैंग्वेज मैंने बताया था कि लैंग्वेज सबसे पहले किसने बनाया था, तो वर्ल्ड इंग्लिश पहले बोला जाता था, फिर इंग्लिश बनाया गया एक लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, और उस तरह से हमें सारे देश को एक दूसरे से कनेक्ट हुआ, एक दूसरे से हमने बात करना स्टार्ट कर दिया। तो ओल्ड इंग्लिश जिसे हम एंग्लो सेक्शन कहते हैं, एंग्लो सेक्शन। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि एंग्लो सेक्शन से कौन कौन सा वर्ड लिया गया है, मतलब कौन कौन सा वर्ड ड्राइव हुआ है इस लैंग्वेज से, जिसमें से एक वीड भी है। अच्छा, मैं ही बता देता हूँ, टीलेज भी है, हो भी है, जीरो टीलेज। अच्छा, जीरो टीलेज के बारे में याद रखेंगे कि जो टर्म है वो किससे लिया जाएगा, एंग्लो सेक्शन, टर्म नहीं लैंग्वेज किससे लिया जाएगा, एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज से लिया गया। चलिए, अब इसका मतलब होता है मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फोस का मतलब होता है क्या, चेंज इन द फॉर्म, चेंज इन द फॉर्म, अपने फॉर्म में चेंज कर लेना। और ये डेवलप किससे होगा, तो इसको भी लिख लेते हैं, टू डेवलप, टू डेवलप फ्रॉम
igneous rocks, igneous rocks and sedimentary rocks बहुत। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे कि डेवलप कैसे होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्टरिंग का मतलब बदलाव ऑफ अल्टरिंग ऑफ रॉक्स बिकॉज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अल्टरिंग ऑफ हाई हीट हो गया उसमें, हाई हीट, हाई टेम्परेचर, या हीट तो टेम्परेचर ही हो गया ना, प्रेशर लिख लो, प्रेशर एंड हाई वाटर एंड ऑल्सो other chemical composition in the igneous and secondary rocks। ठीक है, यानी कि इग्नियस रॉक्स हमारे पास है, ठीक है, सेकेंडरी रॉक्स भी हमारे पास है, ठीक है। अब इग्नियस हो या सेकेंडरी रॉक्स हो, उसमें क्या होगा, अल्टरिंग होगा, बदलाव होगा, किसके वजह से, हाई हीट की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से, हाई वाटर यानी कि जो भी लिक्विड होगा उसकी वजह से, एंड अदर केमिकल कंपोजिशन भी होगा। जैसे हम लोग वेदरिंग पढ़ेंगे, वेदरिंग यानी कि रॉक्स ये टूटेगा कैसे, जैसे ये तो हम फॉर्म पढ़ रहे हैं कि इस प्रकार का एक रॉक्स है, इस तरह से लेयर्स बना दिया तो ये एक रॉक्स हो गया, एक प्रकार से एक एक कॉलम बना दिया, एक रॉक्स हो गया, जैसे मार्बल्स लगाते हैं घर में, लगता है ना मार्बल्स एंड टाइल्स, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये सारा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा टाइप्स हो जाएगा रॉक्स का। लेकिन इसका जब वेदरिंग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक टर्म पढ़ोगे आप, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन क्या होता है, फिर पढ़ोगे कि हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, सीमेंटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें तब पता चलेगा कि अच्छा इस तरह से रॉक्स टूट रहा है। जैसे हमने बताया ना, अदर केमिकल कंपोजिशन, वाटर, जैसे वाटर के टूटने जुड़ने से दो टर्म निकलता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर का हटना, ठीक है, टूटना। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कहाँ पे हम पढ़ेंगे, जब हम वेदरिंग के टॉपिक देख रहे होंगे वहाँ पे। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल भी याद रखना है, एग्जाम्पल भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कौन एग्जाम्पल होता है मेटामॉर्फिक्स का। तो मेटामॉर्फिक्स का एग्जाम्पल सबसे पहले आपके घर में लगे होंगे, जो सबसे पहले हमारे पास टाइल्स हो गया, मार्बल्स हो गया जो हमारे पास, उसके बाद नीस हो गया, पहले हम बचपन में जो स्लेट यूज करते थे तो स्लेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप्स हो गया, किसका, ये हमारा टाइप्स हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स का, जो कि आपको याद है। क्वार्ट्ज भी हो गया, क्वार्ट्ज लिख लो, एक याद आ गया अभी, क्वार्ट्ज लिख लो, ये क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक से हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अब हम बात कर रहे थे कि हीट के प्रेशर से होगा तो उसको हम क्या टर्म दे देंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे देखा तीन टर्म देखा ना, तो इस तीनों टर्म को क्या कहेंगे, मान लो अगर हीट की वजह से होता है तो उससे हम क्या कहेंगे, हीट की वजह से होगा तो हम कह देंगे क्या, थर्मो मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। दूसरा, अगर प्रेशर की वजह से होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर, उस पर बहुत सारा दबाव पड़ा, बहुत प्रेशर बढ़ा और उससे चेंज हो गया उसमें रॉक्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर से जो होता है उसे हम कहते हैं डायनेमोमेटामॉर्फिक। उसके बाद अगर वाटर से हो या लिक्विड, वही हो गया बात, लिक्विड एंड वाटर, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हाइड्रोमॉर्फिक। हाइड्रो मतलब बात किया था हमने कि जहां भी हाइड्रो शब्द आ जाए, हाइड्रोपोनिक हो गया, हाइड्रोलेशन हो गया, उसके बाद हाइड्रोमेटामॉर्फिक हो गया, ये वाटर इंडिकेट करेगा। तो हाइड्रोमेटामॉर्फिक, ये हमारा तीन टर्म याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे, ये सारी चीज। अच्छा, अगर मान लो कि केमिकल से पूछ दे, अदर केमिकल, तो हम क्या याद रखेंगे, ये हम याद रख लेंगे केमिकल
हालांकि ये बातें मेटामॉर्फिक्स नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें इसी में आ गई। तो ये 4 टर्म आपको याद रख लेना है। पहला वाटर से होगा तो हाइड्रोमेटामॉर्फिक्स, एयर कह रहे हैं लिक्विड वाटर से तो हाइड्रो मेटामॉर्फिक्स, प्रेशर से होगा डायनामो मेटामॉर्फिक्स, हीट से होगा थर्मो, हीट चेक करने के लिए फीवर चेक करते हैं, हीट ही चेक कर रहे हैं ना, तो उसके लिए टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं, थर्मोमेटामॉर्फिक। इस तरह से कनेक्ट करके हम याद कर सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको ऐड कर लेना है। अब हम देखते हैं कि सर कौन सा ऐसा इग्नियस रॉक्स है जिसके चेंज होने से कुछ बन रहा है, कौन सा ऐसा सेडिमेंट्री रॉक्स है जिसके चेंज होने से बन रहा है। आपने तो बता दिया कि चलो ये सारी चीज़ें चेंज होगी तो दूसरा मिट्टी बनेगा, मतलब दूसरा रॉक्स बनेगा। अभी मिट्टी नहीं बन रहा, अभी रॉक्स ही बन रहा है। रॉक्स का अलग अलग टाइप्स हो रहा है, फिर रॉक्स अलग अलग टूटेगा, अलग अलग टूटेगा, छोटे 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 पार्टिकल्स में टूटेगा, उसको हम डिसइंटीग्रेशन कह देंगे। डिसइंटीग्रेशन के बाद डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मतलब वो चेंज कर देगा अपने फॉर्म को। ये सारी चीज़ें अगर आपको अभी लग रहा है कि ये क्या बता रहे हैं, तो बस वेट करना है, जब वो वाला टॉपिक आएगा वेदरिंग तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपको याद रख लेना है। अब हम देखते हैं कि अगर इग्नियस रॉक्स में किसी चीज़ का हीट होता है तो उससे कौन सा रॉक्स बनेगा। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि लाइम स्टोन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हीट होने से क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है। मतलब हम लाइम स्टोन से ही मार्बल बनाते हैं, जो घर में लगाते हैं वो मार्बल कहाँ से बनता है, लाइम स्टोन से मार्बल बनता है। उसी तरह से होता है सैंड स्टोन, सैंड स्टोन से बनता है ग्रेनाइट। तो ये कैसे बन रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारे क्वार्ट्ज बनता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत बढ़िया से वर्ड सारी डिटेल से। तो उसको देख लेते हैं कि कौन सा रॉक्स मेटामॉर्फिक्स का किसके दबाव में या किस रॉक्स से बना है, कौन सा टाइप्स के रॉक्स। 3 प्रकार के रॉक्स हो गया, आपको पता होनी चाहिए, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। और उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि इग्नियस रॉक्स का कितने टाइप्स है, तो 2, एक इंट्रूसिव एक एक्सट्रूसिव। एक्स मतलब बाहर यानी कि वोल्केनिक रॉक्स, इन मतलब अंदर यानी कि पोल्टोनिक रॉक्स। उसका एग्जांपल कुछ याद रख लीजिए। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। दूसरा लिख देते हैं सैंडस्टोन। तीसरा हम लिख देते हैं, हाँ तीसरा सेल जो हमारा था ये हम ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट, ये याद रख लेंगे। तो कितना हम यहाँ पे एग्जांपल याद रख लिया हमने, लाइमस्टोन। अच्छा ये लाइमस्टोन कैसा है, सेकेंडरी रॉक्स, पता भी तो होनी चाहिए। जैसे हमने बात की ना सेकेंडरी रॉक्स के से भी बन जाएगा मेटामॉर्फिक्स इग्नियस से, तो प्रूफ भी तो दे रहे हैं। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री कैसा है, सेकेंडरी, सेकेंडरी। और एक एग्जांपल बताओ जिसमें भी एस आए ना, अच्छा एस तो दूसरे में भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर गौर से देखोगे तो 2 में एस आ रहा है, इसमें ये तीनों किससे है, सेकेंडरी रॉक्स से। सेकेंडरी रॉक्स को क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री। इसमें लेयर होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अच्छा ग्रेनाइट कैसा है, इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है। अच्छा बेसाल्ट कैसा है, तो ये भी हमारा इग्नियस रॉक्स है। अब आ गया ना समझ में कि दोनों रॉक्स में मेटामॉर्फिक्स बन सकता है। मेटामॉर्फिक्स के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो सेकेंडरी होगा। अब लाइमस्टोन, अब यहाँ पे सैंडस्टोन, अब सेल, उसके बाद ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट। ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि लाइमस्टोन। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि किसमें क्या होगा, मतलब कैसे कि क्या हीट होगा या वाटर होगा। जो तीनों टर्म पढ़ाता है याद रखेंगे, इस तीनों टर्म को कहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। एक तो हीट है, एक प्रेशर है और एक वाटर है, मेजर। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो लाइमस्टोन में अगर हीट होता है, बहुत ज़्यादा हीट होने से, टेम्परेचर बढ़ने से उसमें क्या बना लेगा, तो मार्बल बना लेगा। क्या बना लेगा, मार्बल बना लेगा। बात की था अभी हमने, बात किया था हमने इसके बारे में, मार्बल बना लेगा। यानी कि मार्बल का फॉर्मेशन, मार्बल पहला कैसा है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। लेकिन मार्बल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो मार्बल का फॉर्मेशन हुआ है कि अगर लाइमस्टोन पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का संख्या, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से जो चेंजेस आया है या हमने बनाया उसको, उससे मार्बल बना लिया हीटिंग करके, तो मार्बल्स बन गया। दूसरा सैंडस्टोन में अगर वाटर आता है तो ये क्या बनाता है, तो सैंडस्टोन में वाटर आएगा तो ये क्वार्ट्ज बना लेगा, क्वार्ट्ज बना लेगा, ठीक है। जिसमें सिलिका ज़्यादा होता है तो सिलिका भी इसे कह देते हैं। उसके बाद सेल में यानी कि जो हीट होगा इससे क्या बनेगा, तो जो हम बचपन में यूज करते थे स्लेट बनेगा, स्लेट बनेगा, ठीक है। अच्छा ग्रेनाइट में क्या होगा, तो ग्रेनाइट में वाटर
होगा, यानी कि वाटर यहाँ लगेगा जिसे हम लिक्विड भी कहेंगे, तो लिक्विड भी लिख लेंगे। शायद कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर लिक्विड ही बताया था आपने, तो वाटर भी लिख लेंगे। उधर इधर बेसाल्ट में भी लिक्विड हो जाएगा यानी कि वाटर। तो बेसाल्ट में जो होता है हमारे पास ये क्या बनाता है, तो ये स्टिच बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेनाइट का, तो ग्रेनाइट हमारा क्या बना देता है, ग्रेनाइट अच्छा सिल्ट हो गया, स्लिट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। उसके बाद ये ग्रेनाइट जो है ये माइका बनाता है। क्या बनाता है, माइका माइका नहीं, चलिए तो ग्रेनाइट क्या बनाएगा, तो ग्रेनाइट के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा ग्रेनाइट बनाएगा नीस। क्या बनाएगा, नीस। ये सब मार्बल है। अच्छा स्लेट को ना मतलब इससे माइका भी बनता है, तो इसे याद रखेंगे। तो हमने कितना फॉर्म देखा, 4 फॉर्म, 4 मतलब 5 एग्जांपल देखा। 3 तो हमारे पास सेडिमेंट्री का यानी कि सेकेंडरी का है, 2 इग्नियस रॉक्स का। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अगर लाइमस्टोन में हीटिंग हुआ तो क्या बनाएगा, मार्बल बनाएगा। अगर सैंडस्टोन में लिक्विड यानी कि वाटर हुआ तो क्या बनाएगा, क्वार्ट्ज बनाएगा। सेल में अगर हीटिंग हुआ तो वो क्या बनाएगा, स्लेट बनाएगा। स्लेट जिसमें लिखते हैं नहीं बचपन में, और माइका भी बनाएगा। ग्रेनाइट में होगा तो वो नीस बनाएगा। अब नीस हमारे पास कैसा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। बेसाल्ट हमारे पास कैसा एग्जांपल है, इग्नियस रॉक्स है, जिसमें हीट होने से क्या बना रहा है, स्लीट बना रहा है, स्टीट कह देते हैं इसको। तो ये बनता है। तो ये जो रॉक्स है ये सारा कौन सा रॉक्स है, तो ये रॉक्स हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ये टोटल कौन सा रॉक्स है, मेटामॉर्फिक। ये कैसा हमारे पास, तो इसमें कुछ सेकेंडरी है, कुछ इग्नियस रॉक्स है। हमने बात भी की थी कि इग्नियस से क्या बनेगा, तो ये मेटामॉर्फिक बन सकता है। तो ये हमारा रॉक्स का टाइप समाप्त हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स। अच्छा मोनो मिनरल्स, मल्टीपल मिनरल्स। याद करो मोनो मिनरल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, डोलोमाइट हो गया। उसके बाद हम बात करें तो लाइमस्टोन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेनाइट। ये सब मोनो मिनरल्स में आ जाता है, ठीक है, डोलोमाइट भी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि मल्टीपल मिनरल्स, तो ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट, ये सब मल्टीपल मिनरल्स है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन के बेसिस पे 3 प्रकार का, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस भी 2 प्रकार के, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को क्या कहेंगे, इन मतलब पॉकेट यानी कि प्लूटोनिक, हमने बताया भी था ट्रिक्स। दूसरा वोल्केनिक रॉक्स, और तीसरा तीसरा तो इसका होगा नहीं। फिर दूसरा आ जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से बनेगा। इग्नियस रॉक्स के बारे में क्या याद रखेंगे कि सबसे ओल्डेस्ट और पैरेंटल रॉक्स है। और 95% जो क्रस्ट आप देखते हो ना ऊपरी वाला भाग, उसमें कौन सा रॉक्स होता है, इग्नियस रॉक्स ही होता है। तो इस तरह से हम कनेक्ट करके याद रखेंगे। अब हम चलते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल का फॉर्मेशन करा रहे हैं तो थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, एलिमेंट वगैरह ये सब सारी चीजें। तो कंपोजिशन के बारे में हम बात कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं यहीं पे। चलिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल। इसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए, रॉक्स तो हमने समझ लिया। अब रॉक्स के बारे में आगे क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स। देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, हमने पढ़ा कि रॉक्स कैसे बनेगा, बहुत सारा मिनरल्स कैसे बनेगा, बहुत सारा एलिमेंट। तो अब रॉक्स हम समाप्त कर चुके हैं, तो अब मिनरल्स पढ़ लेते हैं। मिनरल्स के बाद एलिमेंट्स पढ़ लेंगे, या पहले एलिमेंट पढ़ लेंगे फिर मिनरल्स पढ़ लेंगे। उससे पहले एक टॉपिक आता है उसको हम देख लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मिनरल्स आ जाएगा, इसीलिए उस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले आपको एक गोल घर बनाना है, गोल घर इन द सेंस की इस तरह से मिट्टी हमारी होती है, स्ट्रक्चर बना लेना है। ये 2 प्रकार का होगा, इसको बीचों क्या करते, काट देते हैं, आधा आधी बांट देते, भैयारी में बंटवारा कर दिया इसका। एक भाई का नाम है सॉलिड, मजबूत है सॉलिड, तो ये ज्यादा पोर्शन लेकर बैठेगा, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों 50% ही लेकर बैठेगा। एक भाई का नाम है पोर स्पेस, आपको समझ में आएगा, अभी आएगा समझ में। अब सॉलिड वाला भाग होगा वो ठोस होगा, आपको पता है, तो ये नीचे की तरफ होगा, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ होगा। लेकिन इसके पूरे कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना छोड़कर, यानी कि 0 पॉइंट नहीं, हम ऐसे लिखते हैं कि 3 पॉइंट से लेकर 5 पॉइंट तक, ऐसा बोला जाता है कि 5%, लेकिन हम एक रेंज में भी लिख लेते हैं। ये होता है ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या चोचला है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक
मीटर, इसके बारे में बात करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा जो सबसे ज़्यादा पार्ट पे कवर होता है 45%, 45%, जिसका नाम है मिनरल्स। अब आया ना समझ में कि यही मिनरल्स क्या बनाएगा, रॉक्स बनाएगा, और इसी मिनरल्स के टूटने से क्या बनेगा, एलिमेंट, जो प्लांट न्यूट्रिएंट में भी हेल्प हो जाएगा, तो उसको कनेक्ट कर लेंगे। इधर जो होता है ना 50%, 50% तो ये हो गया, और 50% पोर स्पेस हो गया। तो कभी पूछे ना आपसे कि सॉलिड सॉलिड एंड पोर स्पेस का रेशियो क्या होता है, तो 1:1 होता है, क्योंकि 50% और 50%, तो 1:1 हो गया ना। तो इस तरह से हमें पता होनी चाहिए। चलिए अब इधर वाला पार्ट में देखोगे ना, तो ये कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, इस तरह से होते रहता है। तो इसमें हम कहते हैं कि 25% वाटर है, 25%। अच्छा ये पोर्स थोड़ा सा समझ लें, क्या पोर स्पेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इस तरह से मिट्टी है, ऊपर वाली भाग को अगर हम लेते तो इस तरह से बहुत सारा पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारा पार्टिकल्स होते हैं। इस पार्टिकल्स के बीच में होता है ना, इसी को हम कह देते हैं पोर स्पेस। क्या कहते हैं, पोर स्पेस कह देते हैं। और इसके बेसिस पे हम आगे पढ़ेंगे, दो प्रकार का होता है, यहीं पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, मैक्रो और यहाँ पे माइक्रो। मैक्रो मतलब जिसके बीच का स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा, यही वाली बात है। और दूसरा माइक्रोपोर। माइक्रोपोर का मतलब है कि छोटा छोटा पोर्स होगा, इसके बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो कितना कम होगा, इसका रेंज बता दीजिए सर। तो देखो दो सीक्वेंस में रेंज याद रखना है। एक कभी कभी बताया जाता है बहुत सारा बुक में 0.05 mm माइक्रोमीटर, कई कई बुक में है कि मोर देन 0.06 माइक्रोमीटर। तो हम दोनों याद रख लेंगे, एग्जाम में तो दोनों एक साथ नहीं आएगा, लेकिन क्या पता ये आ जाए कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ ये याद करके, तो दोनों याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं माइक्रोपोर्स। माइक्रोपोर्स की अगर बात करें तो लेस देन 0.05 mm या फिर लेस देन 0.06 mm, ऐसे याद रख लेंगे आप, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। अब ये हो गया, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये हम जब डेंसिटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पोरोसिटी भी पढ़ते हैं कि पोरोसिटी कैसे निकालती है। तो इस डिस्टेंस के जो बीच का स्पेस है, इसके वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम को हम कह देते हैं पोरोसिटी। ये बात की बात है। 25% हमारा क्या है, वाटर है, जल है उसके अंदर। भाई जो हम प्लांट के न्यूट्रिएंट मिल रहा है या फिर कोई भी चीज़ हम जल अप्लाई करते हैं, वो कहाँ अवेलेबल होता है, इसी पोर्स में तो अवेलेबल होता है। तो 25% यानी कि आधा भाग पे जल अवेलेबल होता है, आधा भाग पे एयर अवेलेबल होता है। क्या होता है, एयर अवेलेबल होता है। और इसी फिगर को हम क्या देते हैं, फिगर 1/1, ये तो हमने नाम दे दिया, लेकिन इस फिगर को कह देते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। इसका दूसरी कोई बात है ही नहीं। तो जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना, कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो कंपोजिशन उसका देखते हैं, तो उसी तरह से कंपोजिशन है। तो 25% इसमें क्या है, वाटर अवेलेबल है, जल है यहाँ पे। 25% क्या है, तो ये यहाँ पे एयर है। अच्छा इसके बारे में ना एक बात है, याद रखेंगे, छोटा सा नोट लिखकर इसको याद रखेंगे। अगर मान लीजिए वाटर का परसेंटेज बढ़ गया, ये 25 से 30 हो गया, तो ये 20 हो जाएगा। यानी कि वाटर ये वेरी करेगा, वाटर बढ़ेगा तो एयर क्या होगा, कम होगा। अगर एयर बढ़ेगा तो वाटर क्या होगा, कम होगा। वाटर कम होगा, एयर बढ़ेगा, तो यही सीक्वेंस हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जब वहाँ पे वाटर लॉ कंडीशन हो जाता है, यानी कि वाटर बढ़ जाता है, तो एयर कम हो जाता है, और उसी को कह देते हैं एनएरोबिक कंडीशन। और क्या कहते हैं, एनएरोबिक कंडीशन कह देते हैं, एनएरोबिक कंडीशन कहते हैं। तो इस तरह से हमें ये फिगर याद रख लेना है। और ये फिगर आपको इस तरह से याद रखना है कि आपको 12 बजे कोई जगह के नींद में भी पूछे ना कि ये कंपोजिशन ऑफ सॉइल बताओ, तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब इसको एक एक पार्ट को हम तोड़कर याद करते हैं। क्या करेंगे, एक एक पार्ट को तोड़कर हम पढ़ते हैं कि जो वाटर है वो क्या है, काम करेगा, उसके बाद एयर्स का क्या काम होगा, मिनरल्स का क्या काम होगा, उसके बाद माइक्रो जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है इसका क्या काम होगा। इसके सारे डिटेल्स हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कम से कम 50% तो इसमें जान जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको आ ही जाएगा। चलिए टाइम बचा हुआ है तो क्यों हम टाइम को वेस्ट करें, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आइए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ सीक्वेंस में लिखना चाहें तो ऑर्गेनिक मैटर 5%, 3 से 5% इंडियन सॉइल में होता है। ये इंडियन सॉइल में नहीं, ऑर्गेनिक मैटर इतना कंपोजिशन होता है। इंडियन सॉइल में 0.5% ही ऑर्गेनिक मैटर होता है। चलिए वो बात की बातें हम डिटेल से जानेंगे तो सारी चीज़ें बता ही देंगे। मिनरल्स कितना परसेंट है भाई, 45%, लिख लेंगे। इस दोनों को सॉलिड कह देंगे, ठीक है, सॉलिड फॉर्म।
यानी कि ठोस पदार्थ। अब हम आते हैं तीसरा, एयर और प्लस वाटर, इसको क्या कह देंगे, पोर स्पेस, रंध्र कण कहते हैं शायद हिंदी में, पोर स्पेस। 50% ये है, 50% और 50% ये है। चलिए उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर बात करें। ऑर्गेनिक मैटर नहीं, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम ये काम करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, एयर एंड वाटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एयर एंड वाटर इसको भी हटा देते हैं। चलिए एयर प्लस वाटर, सबसे पहले एयर्स की बात करते हैं, उससे पहले एक फिगर बनाते हैं इस तरह से। ये हमारा फिगर है, ये इस तरह से पार्टिकल्स है, इसके बीच का जो स्पेस होगा उसे हम क्या कह देंगे, पोर स्पेस कह देंगे। ये क्या है, पार्टिकल्स है, ये क्या है इसके बीच का, तो पोर है, और पोर स्पेस, जो स्पेस दिख रहा है उसे पोर स्पेस कह देते हैं। ठीक है, अब इस स्पेस के बारे में एक एक करके समझते हैं। वाटर के बारे में पहले समझते हैं कि वाटर हमने अप्लाई किया तो इस वाटर का क्या रोल है। अब एक चीज समझ जाइएगा, कोई भी प्लांट हो, जैसे मान लो इसी में प्लांट हम बना देते हैं, ठीक है, इसी में प्लांट बना देते हैं, बहुत बढ़िया समझिएगा, आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ क्लियर होगा। यहाँ पे प्लांट बन गया, ये हमारा रूट पार्ट है, प्लांट का रूट पार्ट है, और जो स्पेस बचेगा वो अंदर आएगा ना, अंदर की तरफ, तो इस स्पेस में आएगा, यानी कि इस तरह से रूट अपना एक्सटेंड करेगा, बढ़ाएगा, और यहाँ पे अवेलेबल इसका भोजन है, तो इसका रूट को हम कह देते हैं हिंदी में हाथ, हैंड कह देते हैं, हाथ, अपना हाथ भोजन करने के लिए। ऐसे तो नहीं थाली है और खाना स्टार्ट कर देते हैं, हाथ से लेते हैं, पर्टिकुलर तरीके से खाते हैं। तो अपन यहाँ न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट क्या है, तो फूड, यानी कि भोजन ऑफ, फूड ऑफ प्लांट है। अब इसमें वाटर अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है 50%, मान लो इसी तरह से पार्टिकल्स है, और सारा पार्टिकल्स ऐसा नहीं है, तो इसमें वाटर अवेलेबल है। अब ये वाटर क्या काम करेगा, न्यूट्रिएंट का एक स्पेशलाइजेशन होता है कि ये खुद से मूव नहीं करता, खुद से मूव नहीं करेगा, इसको मूविंग के लिए एक वाटर होना चाहिए। उस न्यूट्रिएंट में भी फास्फोरस की बात करेंगे तो इसे वाटर भी दे देंगे, तो ये क्या होगा, मूव नहीं करेगा, ये अस्थायी होता है, इमोबाइल होता है, उसके बारे में न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो इसमें हमने पानी दिया, अब पानी क्या करेगा, तो डिजोल्व करेगा न्यूट्रिएंट को, यानी कि घोल करेगा, इसको मिश्रित करेगा, मिलाएगा, और फिर रूट हियर जो होता है इसके माध्यम से फिर यहाँ से जाइलम फोइलम के माध्यम से प्लांट के पार्ट पे पहुँचा देगा। यानी कि अगर हम बात करें वाटर, जल ही जीवन है, जल, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि प्लांट का मोर देन 96% वाटर ही है, उसमें वाटर ही है, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। उसके बाद वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और प्लस में 1 ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, यही होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो 2 रोल इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। पहला, एक तो डिजॉल्विंग ऑफ न्यूट्रिएंट, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस मतलब होता है भोजन बनाना, फोटोसिंथेसिस मतलब, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक, यानी कि लाइट की उपस्थिति में क्या बनाना, भोजन बनाना, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो भोजन क्या बनाता है ये, तो भोजन बनाता है, अच्छा वाटर कैसे जरूरी है ये भी तो देख लें। तो भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 प्लस H2O, ये वाटर आया, अगर ये वाटर ना होता तो क्या फोटोसिंथेसिस बन पाता, भोजन बन पाता इस प्लांट का, नहीं बन पाता। जब भोजन नहीं बन पाता तो इसमें क्या होता, हमारे पास प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाता, यानी कि ना तो न्यूट्रिएंट डिजॉल्व हो पाता, ना तो भोजन बन पाता, यानी कि न्यूट्रिएंट डिजॉल्व होगा, यही न्यूट्रिएंट ऊपर जाएगा तब जाकर भोजन बना पाएगा। अब इससे क्या होता है कि ये सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, हम कह सकते हैं बर्तन है, जिस तरह से हम बर्तन में खाना बनाते हैं ना, उसी तरह क्लोरोफिल एक प्रकार का बर्तन है जिसमें खाना बनता है। तो इससे क्या बनाता है ये, इससे बनाता है C6H12O6 और प्लस में कुछ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, जो हम यानी कि ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है उसको, ठीक है। तो इस तरह से भोजन बनाता है,
और डिजॉल्व ऑफ न्यूट्रिएंट करता है। तो अगर पूछे कि वाटर का क्या काम है, तो सबसे पहले वाटर 25% एयर्स में अवेलेबल होता है, जो न्यूट्रिएंट को डिजॉल्व यानी कि घोलने का काम करता है, और वो जाइलम यानी कि रूट हेयर के माध्यम से, याद रखेंगे कोई भी न्यूट्रिएंट रूट किसके माध्यम से लेता है, रूट हेयर के माध्यम से लेता है। इसके माध्यम से प्लांट के जाइलम और फोइलम के माध्यम से प्लांट के सारे भाग पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इस तरह से क्या बना लेता है हमारा, मतलब इस तरह से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है वाटर। अब वाटर के बारे में स्पेशल से सॉइल वाटर होता है, एक टॉपिक है, उसके बारे में कम से कम 2 लेक्चर 3 लेक्चर ही जाती है कि टाइप ऑफ वाटर कितने प्रकार का होता है, जिसमें कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर, उसके बाद हमारे पास आता है सुपरफ्लोस वाटर। ये सारी चीज़ें किसमें आती है, वाटर सॉइल में आती है। लेकिन हमें जब कॉम्पोजिशन यहाँ हमने पढ़ा तो थोड़ी सी नॉलेज तो हमें वाटर के बारे में होनी ही चाहिए, जो कि हमने आपको बता दिया, जहाँ से हम ये भी याद रख लेंगे कि भोजन बनता है तो क्या भोजन है, मेन भोजन यही है प्लांट का, ग्लूकोज इसका मेन भोजन है। उसके बाद हम याद रख लेंगे कि डिजॉल्विंग ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट है, जो भोजन है, उसको क्या करता है, डिजॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर का हमारा काम हो गया। चलिए, तो वीडियो मतलब ज़्यादा लंबी हो जाएगी और दूसरी बात की क्लास में आगे, तो इस वाले क्लास को हम क्या करते हैं, यही पोस्टपोन करते हैं। सॉइल कंपोजिशन में हमने सिर्फ वाटर के बारे में जिक्र कर लिया है। कल के सेशन में हम एयर्स के बारे में जिक्र करेंगे, उसके बाद मिनरल्स के बारे में, उसके बाद किसके बारे में, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में जिक्र करेंगे। सारी डिटेल्स मतलब आपको A to Z दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है। इसके बाद मैं पूरा मतलब कह सकता हूँ 110% कह सकता हूँ कि आपको कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो सोर्स पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, ये कम से कम 10 बुक का कंपनसेशन है, यानी कि कंबाइंड है। वहाँ से पूरा चीज़ें उठाकर आपको सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन यानी कि कल की वीडियो में, कल की सेशन में हम बात करेंगे एयर्स के बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।